हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एएसओ का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था 10 सितंबर 2025 को, उसके कंप्लीट सलूशन के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम लोग बीपीएससी एएसओ का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर। गुप्त काल में ऊपरी कारा एक प्रकार का अतिरिक्त कर था जो मुख्य रूप से अस्थायी या अप्रधान काश्तकारों पर भूमि कर के अलावा लगाया जाता था। यहाँ जो विकल्प बी में लिखा है कि उत्पादन का राजा प्रथागत हिस्सा सामान्यतः उत्पादन के 1/6वां हिस्सा था, तो इसे प्राचीन भारत में भाग कहा जाता था जो राजा का नियमित हिस्सा होता था। इस टैक्स का नाम था भाग। उसी तरीके से एक और टैक्स था उद्रंग, यह स्थायी किसानों पर लगाए जाने वाला मुख्य भूमि कर था, इसका नाम था उद्रंग। ये क्या था? ये अस्थायी किसानों पर लगाया जाने वाला मुख्य भूमि कर था। उसके बाद था एक हिरण्य। हिरण्य कैसा था? तो यह नगद रूप में दिए जाने वाला कर था, टैक्स पेड इन कैश, इसको लिख सकते हैं नकद, और ये था किसान के लिए। उसके बाद था एक मेय। यह अनाज या वस्तु के रूप में दिया जाने वाला कर था, वस्तु के रूप में दिया जाने वाला ये कर था। नेक्स्ट है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले इनके बीच का अंतर क्या है? तो 9 में से 5 गया 4, फिर इनके बीच का अंतर देखिए 17 में से 9 गया 8, यानी कि ये 4 था ये 8 है, तो इनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो 17 में 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 29। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी यानी कि मेजर नॉन नाटो एलाई घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केन्या। उस समय राष्ट्रपति थे जो बाइडेन ने केन्या को आधिकारिक तौर पर प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया। केन्या यह गौरव प्राप्त करने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। यह दर्जा उन देशों को दिया जाता है जिनके साथ अमेरिकी सेना के गहरे रणनीतिक संबंध होते हैं लेकिन वे नाटो के सदस्य नहीं होते। इसका लाभ क्या है? यदि आप MNNA के सदस्य बनते हैं तो इस दर्जे से केन्या को अमेरिकी रक्षा तकनीक, सैन्य प्रशिक्षण और लोन पर हथियार मिलने का रास्ता आसान हो जाता है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 20 देशों को यह दर्जा प्राप्त है, जिसमें कतर, जापान, दक्षिण कोरिया और इजराइल जैसे देश शामिल हैं। नेक्स्ट है, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरीके से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था, वो कौन सा बैंक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBI। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 दिसंबर 1911 को। किसने किया था? तो सर सोराबजी पोचखानवाला द्वारा की गई थी। सर सोराबजी पोचखानवाला द्वारा की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता थे। ये पूरी तरीके से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में काम करने वाला पहला व्यावसायिक बैंक था। ये जो ऑप्शन बी में दिया है पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी, यानी कि इसके पहले स्थापना हुई थी, लेकिन यह पूर्ण स्वदेशी बैंक नहीं था। क्योंकि इसमें प्रबंधन या जो कार्य प्रणाली थी ये शुरुआती दौर में बाहरी सहयोग से लिया गया था। उसी तरह आप औध कमर्शियल बैंक देखेंगे तो ये भारतीय द्वारा पहला प्रबंधित बैंक था, लेकिन यह सीमित देयता वाला था और पूरी तरह स्वामित्व भारतीयों का नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले फिगर में क्या किया है कि इन दोनों को जोड़ दिया है, तो 17 + 15 माइनस इन दोनों को आपस में जोड़ दिए 8 + 7 को घटा दिया है, तो कितना हो जाएगा? 17 + 15 होगा 32, 32 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा ये 17। तो 17 यहाँ पे बीच में दिया हुआ है। उसी तरह अब इसको देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 20 + 22 होगा और माइनस कर देंगे इन दोनों को, 18 + 16 होगा। तो ये कितना हो गया? 42 - 34 = 8, तो बीच में 8 दिया हुआ है। अब उसी तरह इसको करेंगे 12 + 18
माइनस 7 प्लस 9, तो ये हो गया 12 18 30, 9 7 16, तो ये बचेगा बीच में कितना 14, तो यहाँ पे क्या आएगा 14 आएगा, तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो तस्वीर में दिख रहा महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है। देखिए इस प्रश्न को बिना ट्री डायग्राम बनाए, ब्लड डायग्राम बनाए आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो आप पुरुष के दृष्टिकोण से सोचिए, वो क्या कह रहा है कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो आपकी माँ की इकलौती बेटी कौन होगी, आपकी खुद की बहन होगी। चूँकि वह इकलौती बेटी है इसलिए पुरुष, ये जो पुरुष है ये आदमी है और वह महिला आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे, अतः वह महिला उस पुरुष की बहन होगी। ठीक है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि आपकी माँ की इकलौती बेटी आपकी खुद की बहन होगी। चूँकि वह इकलौती बेटी है इसलिए पुरुष और वह महिला आपस में भाई बहन है, अतः वह महिला उस पुरुष की बहन हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है और तो इसकी परिधि क्या होगी, तो आपको पता ही होगा कि वर्ग की परिधि बराबर क्या होती है, 4 गुणे भुजा। भुजा दिया है कितना 4 12, तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48 मीटर, इसकी परिधि हो जाएगी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं और जिन्होंने संहिता की रचना की थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चरक। महर्षि चरक को कुषाण राजा कनिष्क के राज्य वैद्य के रूप में जाना जाता है। इन्होंने चरक संहिता की रचना की, जो कि आयुर्वेद का एक मूल ग्रंथ है। अब विकल्प देखिए सुश्रुत वाला, तो सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी और शल्य चिकित्सा का जनक कहते हैं, फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी, सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखी थी। ये ध्यान देना है कि इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। हमें ढूंढना क्या था, चिकित्सा आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापक, तो वो थे चरक। उसी तरीके से चरक संहिता मुख्य रूप से काय चिकित्सा पर आधारित थी, यानी इंटरनल मेडिसिन पर, जबकि सुश्रुत संहिता जो थी वो शल्य चिकित्सा पर आधारित थी, यानी कि सर्जरी पर आधारित थी। नेक्स्ट है, यदि ए का 38%, बी का 52% है तो ए अनुपात बी क्या होगा, तो ए गुणे 38/100 बराबर दिया है बी गुणे 52/100, ये कैंसिल हो जाएगा। 19 दूनी 38, 26 दूनी 52, तो ए बटे में बी बराबर क्या होगा 26/19, यानी कि 26:19 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, किसी किताब की 80 प्रतियों की कीमत जो है 600 रुपये है, तो 300 प्रतियों की कीमत क्या होगी, तो देखिए इसे एक नियम का उपयोग करते हुए हम बनाएंगे कि 80 प्रतियों की कीमत क्या दिया है, हमें 600 दिया है, तो एक प्रति की कीमत क्या होगी 600/80। हमें निकालना कितना है 300 प्रति की, तो 300 प्रतियों की कीमत क्या होगी 600/80 गुणे 300, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 15 चौके 60, 150 हो जाएगा और इसको कटा देंगे 15, 15 15 225 पर 1 0, यानी 2250 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विकास और विनोद की उम्र का अनुपात दिया है 3:2, 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 4:3 हो जाता है, तो प्रत्येक की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए विकास और विनोद ये 3:2 दिया है, 5 साल बाद कितना हो जाता है 4:3, नीचे लिख देंगे 5 और क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 के 9 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, ये किसके बराबर होगा 5 चौके 20, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है -5 3 15, तो 1 बराबर है 5 के। हमें निकालना क्या था, तो उनका वर्तमान उम्र निकालना था, तो इसमें हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 15, इसमें करेंगे 5 से गुणा तो ये हो जाएगा 10, यानी विकास की उम्र 15 वर्ष है और विनोद की उम्र 10 वर्ष है, तो 11 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। यदि आपको ये तरीका पता नहीं है तो इसका दूसरा तरीका आप देख सकते हैं, विकास और विनोद इनका अनुपात आयु का अनुपात है 3:2, इसका मध्य अनुपात मान लेते हैं x, तो विकास की आयु कितनी हो गई 3x और विनोद की जो वर्तमान आयु है वो हो गई 2x। अब कह रहा है कि 5 साल बाद उनके उम्र का अनुपात, तो विकास की 5 साल बाद उम्र क्या होगी 3x + 5 होगी और विनोद की उम्र क्या होगी 2x + 5 होगी 5 साल बाद।
इन दोनों का अनुपात निकालिए। 3x+5 2x+5 बराबर हमें क्या दिया है, 4:3 दिया है। तो ये हो जाएगा 3 9x + 15 8x + 20। यहाँ से x बराबर हमें मिल जाएगा 5। 5 को यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 15, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 10। नेक्स्ट है GDP CPI IIP के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर निम्न कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। GDP के लिए 2022-23, CPI के लिए 23-24 और IIP के लिए 22-23 कर दिया गया है। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI ने अर्थव्यवस्था के सही मूल्यांकन के लिए आधार वर्ष में बड़ा बदलाव किया है। GDP का आधार वर्ष 22-23 है। पहले क्या था, तो पहले था 2011 से 12 था। CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष 2023-24 के सर्वेक्षण डेटा पर आधारित किया गया है। और IIP यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आधार वर्ष जो है बदलकर 22-23 कर दिया गया है। हो सकता है कि ये सवाल पूछ दे कि 22-23 ही क्यों चुना गया GDP के लिए। तो कोविड-19 महामारी कब आई थी, 2019 से 2021 के कारण अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव था, इसलिए महामारी के बाद के पहले सामान्य वर्ष यानी 22-23 को बेंचमार्क मान लिया गया है। नेक्स्ट है सभी कर्मचारियों को कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है। निष्कर्ष है कि जॉन एक कर्मचारी कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा। तो बिल्कुल निष्कर्ष जो है हमारा क्या है, सही है, क्योंकि जॉन एक कर्मचारी है और हर एक कर्मचारी को मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है। तो जॉन भी क्या होगा, कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा, क्योंकि वो एक क्या है, कर्मचारी है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना क्या है। तो देखिए एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, कुल दिनों की संख्या क्या होती है, ये होती है 366 दिन। 366 दिनों को हफ्ते में बदलने पर हम देखेंगे कि कितना हफ्ता आएगा। तो 366 भागे 7 तो ये आएगा 52 हफ्ता, 52 हफ्ते प्लस 2 दिन। ठीक है, तो इन 52 हफ्तों में 52 बुधवार तो निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि हर एक हफ्ते में एक बुधवार तो आता ही है। अब बचे हुए लगातार 2 दिन जो है ये वाला निम्नलिखित 7 जोड़ों में से कोई भी हो सकते हैं। वो जोड़ा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वीडियो पॉज करके। तो देखिए मान लेते हैं कि जो ये 52वां हफ्ता है वो ख़त्म हुआ है शनिवार पे, तो जो बाकी का 2 दिन क्या होगा, अगला 2 दिन रविवार और सोमवार हो सकता है। और यदि 52वां हफ्ता ख़त्म हुआ हो रविवार पे तो उसका अगला दिन क्या होगा, सोमवार और मंगलवार होगा। उसी तरह 52वां हफ्ता जो ख़त्म हुआ है यदि सोमवार पे तो अगला दिन क्या होगा, मंगलवार और बुधवार होगा। उसी तरीके से 52वां हफ्ता यदि मंगलवार पे ख़त्म हुआ हो तो अगला दिन क्या होगा, बुधवार और गुरुवार होगा। फिर अगर 52वां हफ्ता अगर बुधवार पे ख़त्म हुआ हो तो अगला दिन गुरुवार और शुक्रवार होगा। उसी तरीके से शुक्रवार और शनिवार और रविवार। तो आप इसमें देखेंगे कि इन 7 संभावित परिणामों में से 2 जोड़ों में बुधवार आ रहा है। कौन सा, एक ये वाला जोड़ा है और एक ये वाला जोड़ा है। तो प्रायिकता हमें निकालना है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा 2/7। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2/7। क्यों, 52वें हफ्ते में हर एक दिन बुधवार तो आएगा ही, यानी इसकी संभावना क्या है, 100% है, बिल्कुल आएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन बाकी के 2 दिन में बुधवार आएंगे कि नहीं उसका हमें निकालना था। तो हमने देखा कि टोटल 7 संभावनाएं हैं, उसमें से 2 में बुधवार आया है, तो 2/7 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार MSMEs के वर्गीकरण का नया मानदंड नीचे दिया गया है। तो हमें बताना है कौन सा इसमें से सही है। देखिए सूक्ष्म वाला जो है उसका निवेश 1 करोड़ से और लेस दैन 1 करोड़ और 2.5 करोड़ तक की नई सीमा है, और टर्नओवर कितना है, 10 करोड़ का है। तो कथन ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ये वाला बिल्कुल। इसका एक्चुअल जो है निवेश 1 करोड़ से ज़्यादा और 2 करोड़ से कम के बीच में है। अगर इसको आपको लिखना हो, मान लेते हैं कि सूक्ष्म वाला x है, लघु वाला y है, मध्यम वाला z है, तो ये ऐसे हो जाएगा x। ठीक है, 1 इज लेस दैन x, मतलब x बड़ा है 1 से और 2.5 से छोटा है, और उसका टर्नओवर सीमा कितना है, 10 करोड़ है। लघु वाला क्या है कि निवेश जो है 25 करोड़ से कम और टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए। तो यानी ये भी सही हो गया हमारा। उसके बाद मीडियम वाला क्या है, तो यहाँ के जो निवेश की सीमा है 50 करोड़ है और टर्नओवर की सीमा 250 करोड़। तो ये उल्टा कर दिया है, ये 200 यहाँ पे होना चाहिए 250 करोड़ और यहाँ पे होना चाहिए 25 करोड़।
तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और बी इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को उखाड़ फेंककर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बिल्कुल कथन एक सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरा है, अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धम्म की एक नीति को बढ़ावा देते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है। अशोक के शिलालेख जैसे कि बिहार के लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा में धम्म की नीति, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देते हैं। तीसरा है, एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने बिंदुसार के शासनकाल में के दौरान पाटलिपुत्र का दौरा किया था। तो ये गलत है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, न कि बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? वो था डाइमेकस था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो गया? ऑप्शन हो गया हमारा 1 और 2, ऑप्शन ए। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? तो ऐसे प्रश्न में हम सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कितने इसमें अल्फ़ाबेट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 16 को, ए बी 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 सी डैश सी डैश ए बी डैश बी। तो देखिए एग्ज़ाम में ये जो प्रश्न आया था इसमें प्रॉब्लम ये था कि पैटर्न मिल नहीं रहा था लोगों को। तो हम क्या करेंगे, 4 का पैटर्न इसमें बना लेंगे। 4 का पैटर्न यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। इस वाले को अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों क्या है? सेम है, ए बी डैश बी, और इसमें भी ए बी डैश बी है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी डाल लेते हैं, ए बी सी बी। ये भी हो गया ए बी सी बी। हम चाहे तो और भी चीज़ें डाल सकते थे। ऑप्शन में क्या है? सी पहले स्थान पे है तो हमने वही डाल दिया है सी। अब देखिए बी सी इसको सेम कर देते हैं, और इसको बी ए इसको भी हम चाहें तो सेम कर सकते हैं। तो चूंकि ऑप्शन के हिसाब से सी और बी जो है हमारा इसमें है, तो सी बी के बाद क्या आना चाहिए? ए और बी आना चाहिए। तो यहाँ पे ए और बी रख के देखते हैं, तो ए का पैटर्न है, बी का पैटर्न है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि ये कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है, एग्जाम में जो प्रश्न दिया था इसका कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं मिल रहा था। आप बाकी दूसरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं, हमें ये काउंट करना है। तो देखिए सबसे पहले छोटे वाले को देखते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया? 4 हो गया प्लस। उसके बाद देखिए इस वाले में, इसको अगर हम ध्यान दें, ये वाला जो वर्ग है हमारा, इसमें ये वाला जो पार्टीशन बन रहा है ये वाला, इसको हम काउंट कर रहे हैं। तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये 7 और ये वाला 8। तो टोटल इसमें भी 4 हो गया। उसके बाद देखिए बड़े वाले को देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ सबको ताकि समझने में आसानी हो। मैं सिर्फ इसको काउंट कर रहा हूँ, ये बड़े वाला को, और इसके बीच में ये जो लाइन ड्रॉ की गई है इसको। तो ये वाला एक वर्ग बना, एक ये और एक ये, तो ये भी 4 हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बड़े वाले इसको बाउंड्री वाले को काउंट करते हैं। एक हो गया ये, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो इसमें कितना हुआ टोटल? इसमें टोटल हुआ 3। तो अब हमारा टोटल वर्ग कितना हो जाएगा? 4 4 8 4 12 3 15, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। कितने वर्ग है इसमें? टोटल 15 वर्ग है आंसर। नेक्स्ट है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 6:8:12 है, तो यह कौन सा त्रिभुज है? तो इस तरीके का जब भी प्रश्न दे तो एक बार क्या करिए, समकोण त्रिभुज है या नहीं ये चेक कर लीजिए। इसके लिए क्या करते हैं, तो a² + b² = c² होना चाहिए। यदि a को 6 मान लें, b को 8 का स्क्वायर मान लें, तो c कितना हो जाएगा? 6 6 36, 8 8 64, 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर का 100 होता है। तो ये दिया है हमें कितना? 12, यानी कि ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। दूसरा विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। तो हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे 6 8 12 है, तो ये बराबर तो नहीं है, यानी कि समबाहु भी नहीं है।
समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं? जिसकी दो भुजाएं कम से कम बराबर हों। यहाँ पे तीनों आपस में भिन्न है तो ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, वायुमंडल में हमेशा होता है, तो इसका आंसर होगा वायु, ऑक्सीजन और धूल, ये तीनों ही हमेशा होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में गैस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प और धूल के कण जैसे कि एरोसोल्स हमेशा उपस्थित रहते हैं। भले ही ऊंचाई के साथ इनकी मात्रा बदलती है, लेकिन ये वायुमंडल के अस्थायी घटक हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, कथन दिया है हमें, कुछ पेन नीले हैं, तो कुछ पेन, ये हो गया पेन और ये हो गया नीला, तो कुछ पेन नीले हैं। कुछ नीली चीज़ें महंगी हैं, तो कुछ नीली चीज़ें क्या हैं? महंगी है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो सभी पेन नीले हैं, सभी पेन नीले हैं, गलत है। कुछ पेन नीले हैं। कुछ पेन महंगे हैं, कुछ पेन महंगे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये भी गलत है। कुछ महंगी चीज़ें पेन है, कुछ महंगी चीज़ें पेन है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एनपीसीआई। एनपीसीआई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसी ने डिजिटल भुगतान और बैंकिंग प्रणाली में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित म्यूल हंटर एआई लॉन्च किया है। इसका मुख्य काम क्या है? तो म्यूल अकाउंट्स की पहचान करना है, जिनका उपयोग साइबर अपराधी अवैध रूप से कमाए गए पैसों को ट्रांसफर या छिपाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए कथन है, हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति थी जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती है, तो ये गलत है। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक थी और यह पूरी तरीके से स्वदेशी और अनोखी थी। यह मिस्र या मेसोपोटामिया की लिपि की प्रतिकृति का मतलब क्या है? कॉपी। तो हमारी सभ्यता ने किसी का कॉपी नहीं किया था, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। दूसरा है, सभ्यता भर में मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये बिल्कुल सही है। पूरी सभ्यता में 16 के गुणक जैसे कि 16, 64, 160 और 320, इसमें मानक बाट और मापों का मिलना सांस्कृतिक और प्रशासनिक एकरूपता को दर्शाता है। तीसरा है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ से बने थे क्योंकि वे कुम्हार के चाक से अनजान थे, तो हमें बताना है ये गलत है, ये भी हमारा ख्याल गलत है। हड़प्पा के लोग कुम्हार के चाक से भली भांति परिचित थे और उनके अधिकांश मिट्टी के बर्तन चाक पर ही बनाए जाते थे, तो हमारा केवल एक कथन सही है, केवल दो। तो पूछ रहा है कितने कथन सही है, तो केवल एक सही है, ना कि नंबर नहीं पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है कि केवल एक सही है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न चित्र में कितने त्रिकोण हैं? तो जब भी इस तरीके का त्रिकोण दें तो इसमें हम सबसे पहले इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इनको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो ये कितना हो जाएगा? 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20, 21, तो हमारा ट्रायंगल कितना हो गया? 21 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है तो इनमें से क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी। कैसे? सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m = -L/FO × D/FE। चूँकि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई क्या है? यहाँ पे FO जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है, और FE क्या है? तो ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। आई पीस का मतलब जो आँख के पास लेंस रहता है वो FE है, और जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है, वस्तु के पास, वो FO है। तो प्रश्न में क्या बोला है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ रही है, यानी ये बटे में जितना बढ़ेगा टोटल क्या होगा? घटेगा, इसलिए FO बढ़ने पर सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो लॉजिक दिया है उसको देखिए, किया क्या है इसने कि सामने वाले को ये गुणा करके, इसको भी इसमें गुणा करके जोड़ दिया है। तो पहला ग्राफ का लॉजिक जो है वो ये है कि 5 × 5 + 7 × 2, तो ये हो जाएगा 25 + 14, ये हो जाएगा 39 बीच में हमारा है।
उसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, 6 गुने 4 प्लस 3 गुने 5, तो ये हो गया 6 चौके 24, 5 3 15, तो ये हो जाएगा 39। तो हमारा ये भी 39 है। इसको देखिए 7 चौक 28, 7 गुने 4 प्लस 2 गुने 5, तो ये हो गया 28 प्लस 10 यानी कि 38 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि 4 त्रिभुज डेल्टा का अर्थ 300 है तो 3 का क्या अर्थ होगा, हमें ये बताना है। ये 4 त्रिभुज का अर्थ दिया है हमें कितना, 300। तो एक त्रिभुज कितने के बराबर होगा, 300 बटे में 4 के, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। हमें निकालना कितना है, 3 त्रिभुज का मान निकालना है, तो डेल्टा डेल्टा डेल्टा, तो ये हो जाएगा 75 गुने 3, 7 5 3 15 के 5, 7 1 22, 225 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट WTO द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है, हमें वो बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व निवेश रिपोर्ट। विश्व निवेश रिपोर्ट को अंकटाड UNCTAD यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, न कि WTO द्वारा। बाकी जो वैश्विक रुझान रिपोर्ट, व्यापार सांख्यिकी समीक्षा और व्यापार रिपोर्ट, ये सब WTO प्रकाशित करता है। इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है कि 1 जनवरी 1995 को माराकेश समझौते के तहत WTO का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है, तो वह है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूहों में एक निश्चित पैटर्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कुछ पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं फैला करके, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। 6-F-G-5D-8-HI। यदि आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि 2 डिजिट है और 2 अल्फ़ाबेट होंगे। यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट है और यहाँ पे 2 डिजिट होंगे। यानी कि कितने का पेयर बन रहा है, 4 का। इसको ऐसे घेर लेते हैं, इसको ऐसे, ये 4 हो गया यहाँ पे और ये 4 यहाँ पे। तो अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, ये 2 जो है, 2 किसका होगा, ये B का होगा। तो यहाँ पे 3 जो होगा वो होगा C का। उसी तरह 6 जो है F का है, तो G का क्या होता है, 7 होता है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 5 जो है यहाँ पे E का होगा और D का क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा। उसी तरीके से H का होता है 8, I का होता है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। तो हमारा आंसर क्या होगा, C7-4E9, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि सभी गुलाब फूल है। ये गुलाब हो गया, सभी गुलाब फूल है। दूसरा है कुछ फूल लाल है, तो कुछ फूल लाल है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, सभी फूल गुलाब हैं। सभी फूल गुलाब है नहीं, क्योंकि देखिए ये वाला फूल वाला हिस्सा छूटा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। कुछ गुलाब लाल है, कुछ गुलाब लाल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये भी गलत है। सभी लाल फूल गुलाब हैं, सभी लाल फूल गुलाब है, तो ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से हमारा आंसर क्या होगा, कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि A क्रॉस B का मतलब A B के दक्षिण में है, A प्लस B का मतलब A B के उत्तर में है, A परसेंटेज B का मतलब A B के पूर्व में है और A माइनस B का मतलब है कि A B के पश्चिम है, तो हमें इसमें से Q के सापेक्ष S किस दिशा में है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप दिशा बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखिए इस वाले व्यंजक को ध्यान से देखते हैं। P परसेंटेज Q का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे परसेंटेज का मतलब है A B के पूरब में है, यानी कि P Q के पूरब में है। तो P Q के पूरब में, Q यदि यहाँ पे है तो इसके पूरब में क्या होगा, P होगा, P Q के पूर्व में है। दूसरा है Q प्लस R। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए प्लस का मतलब है A B के उत्तर में है, तो यानी कि Q R के उत्तर में है, तो Q जो है R के उत्तर में है, R इसके दक्षिण में हो जाएगा। अब क्या है, अब इसको देखिए R माइनस S, माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे A B के पश्चिम में है, यानी R S के पश्चिम में है, तो R जो है S के पश्चिम में है। तो पश्चिम किधर है, इधर है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। S के पश्चिम में क्या है, R है। अब पूछ रहा है कि Q के सापेक्ष S किस दिशा में है, तो Q यहाँ पे है और S यहाँ पे है, तो ये किस दिशा में है,
तो ये वाला दिशा है पूरब, ये वाला है पश्चिम, ये वाला है उत्तर और ये वाला है दक्षिण। तो पूरब और दक्षिण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो ऑप्शन हो जाएगा 31 का हमारा सी। नेक्स्ट है, हाल ही में IMF के विशेष आहरण अधिकार SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चीनी रेनमिनबी यानी RMB भी बोल सकते हैं इसको, या फिर युआन बोल सकते हैं। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। IMF के SDR बास्केट में शामिल होने वाली सबसे नवीनतम मुद्रा युआन है। इसे वैश्विक व्यापार में चीन के बढ़ते महत्व को देखते हुए शामिल किया गया है। वर्तमान में जो SDR का बास्केट है उसमें 5 मुद्राएं हैं। कौन कौन से? एक US डॉलर है, एक यूरो है, उसके बाद चीनी युआन है, और उसके बाद जापानी येन है, येन, युआन, और एक ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है। ब्रिटिश पाउंड यानी UK का एक मुद्रा है। तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। ये ध्यान रखना है कि SDR को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, संगीता दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रही है। वो 45 डिग्री वामावर्त घूमती है, फिर 90 डिग्री वामावर्त और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अब वह किस दिशा में देख रही है? तो देखिए इसमें क्या करना है, हम किसी भी एक दिशा को पॉजिटिव मान लेंगे और दूसरे दिशा को नेगेटिव। यहाँ पे हम मान लेते हैं वामावर्त जो है, वामावर्त है, इसको हम मान लेते हैं पॉजिटिव और दक्षिणावर्त को हम मान लेते हैं नेगेटिव। तो देखिए वामावर्त का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे चल रही होती है, तो ये वाला है वामावर्त और ये वाला जो है दक्षिणावर्त है। ठीक है, तो हमारा वामावर्त कितना हो जाएगा? वामावर्त कुल घुमाव कितना होगा? वामावर्त का कुल घुमाव ये हो जाएगा 45 डिग्री घूमी है और दूसरी बार 90 डिग्री यानी टोटल 135 डिग्री घूमी है। अब देखिए दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का कुल घुमाव कितना है? तो 180 डिग्री है। ये कितना होगा? माइनस में होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अब जोड़ देंगे, तो 135 माइनस 180, तो ये हो जाएगा -45। माइनस का मतलब क्या है कि दक्षिणावर्त होगा और कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो देखिए वो वर्तमान में मतलब पहले किस दिशा में देख रही थी? दक्षिण पूर्व में। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, तो संगीता किधर देख रही थी? दक्षिण पूर्व, यानी कि संगीता का मुंह जो था इधर था। अब टोटल कितना घूमी है? नेट हम बता रहे हैं, 135 डिग्री वामावर्त था और -180 डिग्री दक्षिणावर्त। मैंने जब जोड़ा इनको तो -45 डिग्री मिला। माइनस का मतलब है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री घूमेगी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर घूमेगी। तो अब इसका मुख किधर हो गया? दक्षिण की तरफ हो गया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 15 वर्षों बाद सीमा की आयु उसकी 5 साल पहले की उम्र की 5 गुना होगी, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए मान लेते हैं कि जो सीमा की वर्तमान आयु है वो 1 वर्ष है। तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगी? वो हो जाएगी 1 + 15। फिर कह रहा है 5 साल पहले की उम्र की 5 गुना होगी। 5 साल पहले, 5 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी? तो वो होगी 1 - 5। अब प्रश्न के अनुसार देखिए कह रहा है कि 15 वर्षों बाद सीमा की आयु यानी 1 + 15 जो है वो 5 साल पहले की उम्र की 5 गुनी होगी, यानी 5 टाइम्स ऑफ x - 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, x + 15 बराबर 5x - 25, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 40, तो x बराबर 10, यानी कि उसकी आयु कितनी है? तो उसकी आयु है 10 वर्ष। नेक्स्ट है, एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराया कि वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है, तो वह व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है? देखिए यहाँ पे मान लेते हैं महिला है। ये महिला कह रही है कि वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है, यानी इसका एक भाई है, इसके भाई का पिता यहाँ पे है, तो इसके भाई का पिता भी इस महिला का क्या होगा? पिता ही होगा। इसकी इकलौती बेटी का पति है, तो ये इकलौती बेटी कौन होगी? ये खुद महिला हो जाएगी और इसका पति कौन हो जाएगा? वह व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो वह व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है? तो वह व्यक्ति महिला का पति होगा। हालांकि एग्जाम में जो
ऑप्शन दिया था वो दिया था बहनों या साला। तो यही एक सूटेबल आंसर बचता है। अदरवाइज आप चाहें तो इस एग्ज़ाम को क्वेश्चन में हो सकता है कुछ लोगों ने चैलेंज भी किया हो, क्योंकि इसका आंसर होगा पति। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। पहला देखिए, मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसने सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया। तो ये बिल्कुल सही है। मनसबदारी प्रणाली सैन्य और नागरिक दोनों तरह के प्रशासन को जोड़ने वाली एक अनूठी व्यवस्था थी जिसमें जात और सवार पद होते थे। दूसरा, अकबर ने भू राजस्व निर्धारण की 10 साला प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ये भी सही है। अकबर का जो वित्त मंत्री था राजा टोडरमल, उसने भू राजस्व की 10 साला प्रणाली की शुरुआत की थी जिसमें पिछले 10 सालों के उत्पादन और कीमतों का औसत निकाला जाता था। तीसरा है, जागीरदारी प्रणाली में नगद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि के आवंटन शामिल थे। तो ये भी सही है। जागीरदारी प्रथा के तहत अधिकारियों यानी कि मनसबदारों को नगद वेतन के बदले भूमि यानी कि जागीर आवंटित की जाती थी जिससे वे राजस्व वसूलते थे। तो ये तीनों के तीनों कथन ही सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है, बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागण होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हवा द्वारा। जिन फूलों में रंगीन पंखुड़ियाँ या सुगंध नहीं होती वे कीटों या तितलियों को आकर्षित नहीं कर पाते। ऐसे फूलों में परागण मुख्य रूप से हवा द्वारा होता है। उदाहरण के लिए घास, मक्का, गेहूँ और भी बहुत सारे पौधे हैं जिनमें हवा द्वारा परागण होता है। कीटों द्वारा परागण को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एंटोमोफिली, और हवा द्वारा परागण को बोलते हैं एनीमोफिली। नेक्स्ट है, एक कूट भाषा में रेन को 42, पेन को 40 लिखा गया है, तो चेन को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो देखिए रेन का लिखते हैं पहले R18, A1, I9, N14। तो 8 1 9 9 18 18 4 22 के 2 हासिल 2 2 1 3 3 1 4 42, यानी कि ये 42 के बराबर है। पेन का लिखते हैं P16, A1, I9, N14। 6 1 7 7 9 16 16 4 20 के 0 हासिल 2 2 1 3 3 1 4 40, तो ये 40 के बराबर है। तो इसी तरह चेन का लिखेंगे तो C3, H8, A1, I9, N14। 3 8 11 1 12 9 21 4 25 के 5 हासिल 2 2 1 3, 35 हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा किसको? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता का अंतिम निर्णय राज्यपाल द्वारा किया जाता है। हालांकि राज्यपाल इस पर निर्णय लेने से पहले चुनाव आयोग की राय लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। लेकिन यदि अयोग्यता का मामला दल बदल या 10वीं अनुसूची से संबंधित हो तो निर्णय राज्यपाल नहीं बल्कि विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक अतिशीतित विलयन यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड के तौर पे। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, एमॉर्फस सॉलिड है। इसे वैज्ञानिक रूप से अशीतित द्रव या अशीतित विलयन माना जाता है क्योंकि इसमें अत्यधिक उच्च संयानता यानी विस्कोसिटी होती है और द्रवों की तरफ बहुत धीरे धीरे बहने का गुण होता है। यही कारण है कि बहुत पुरानी इमारतों की खिड़कियों के कांच के नीचे से थोड़ा मोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राहुल उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री वामावर्त और फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो वो अब किस दिशा में दिख रहा है? सेम तरीका जो मैंने अभी भी पिछले प्रश्न में बताया था कि हम क्या करेंगे, वामावर्त को धनात्मक मान लेते हैं। आप चाहे तो इसे ऋणात्मक भी मान लेते हैं। यहाँ पे हम नेगेटिव मान के आपको दिखा देता हूँ। और दक्षिणावर्त को मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखिए दक्षिणावर्त में कितना घुमा है ये? दक्षिणावर्त में टोटल कितना घुमा है? 90 प्लस 90, फिर यहाँ पे भी एक 90 है, एक 90 यहाँ पे है, तो प्लस 90, तो टोटल 180 डिग्री घुमा है दक्षिणावर्त। वामावर्त कितना घुमा है? 180 डिग्री। तो वामावर्त बराबर माइनस 180 डिग्री। दोनों को हम क्या करेंगे? नेट जोड़ेंगे, तो 180 माइनस 180 बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। यानी कि राहुल उत्तर दिशा की तरफ देख रहा था और बिना किसी चेंज के अभी भी वो उत्तर दिशा में ही देखेगा, तो हो जाएगा ऑप्शन ए 41 का ए। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।
तो देखिए इसमें जो लॉजिक दिया है वो ये है कि इस 18 + 14 को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो 18 + 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, और 32 में से 4 हमने घटा दिया तो हमें क्या मिल गया है, 28। उसी तरह 16 और 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41, 41 में 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 37। उसी तरह हम क्या करेंगे, 12, इसको मान लेते हैं x, 12 और x को जोड़ देंगे और फिर -4 घटाएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 32 मिलना चाहिए। तो 12 + x - 4 बराबर 32, तो 12 + x बराबर 36, तो x बराबर हो जाएगा ये 24। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पाइरोलुसाइट, साइलोमेलन और ब्रूनाइट निम्नलिखित खनिज के अयस्क हैं। तो ये किसका अयस्क है, तो ये अयस्क है मैग्नीज का। पाइरोलुसाइट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है MnO2। ये मैग्नीज का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण अयस्क है। साइलोमेलन और ब्रूनाइट भी मैग्नीज के ही प्राकृतिक रूप है। बिहार के संदर्भ में एक चीज़ याद रख लेना है कि भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार और उत्पादन उड़ीसा और मध्य प्रदेश में होता है। बिहार में इसका कोई उत्पादन नहीं है। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील को मजबूत बनाने में होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भिन्न है। तो देखिए पेरिस, मैड्रिड, बर्लिन, ये तीनों शहर उन देशों की राजधानियां हैं जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं और मुख्य भूमि यूरोप का हिस्सा है। जबकि लंदन जो है ये इस समूह से अलग है क्योंकि ब्रिटेन ब्रेक्जिट के बाद यूरोपीय संघ से बाहर हो चुका है। नेक्स्ट है नारियल का खाद्य भाग क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भ्रूणपोष। नारियल का जो सफ़ेद हिस्सा हम खाते हैं और जो पानी हम पीते हैं वह वैज्ञानिक रूप से भ्रूणपोष कहलाता है, यानी एंडोस्पर्म इंग्लिश में इसको बोलते हैं, एंडोस्पर्म। नारियल का पानी लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा क्या थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल एक, तुअर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ। बाकी सब 5 वर्षीय नहीं, ये गलत है। प्रत्येक राज्य में दाल निर्यात क्षेत्र की स्थापना, ये भी गलत है। ये गलत है क्योंकि जो अभी हमारी आत्मनिर्भरता है वो उसका ध्यान सारा अभी घरेलू आत्मनिर्भरता पर है। तो इसलिए हम निर्यात क्षेत्र की स्थापना कहीं किसी राज्य में अभी तक नहीं की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों से विधान परिषद होने की स्थिति में, तब राज्यपाल क्या कर सकता है इसमें से। तो देखिए पहला है विधेयक पर सहमति देता है तो बिल्कुल वो दे सकता है। विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है तो बिल्कुल लौटा सकता है। अपनी सहमति रोक सकता है तो बिल्कुल रोक सकता है। धन विधेयक लौटा सकता है तो ये गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास विधायी शक्तियाँ होती हैं। वह सामान्य विधेयक को सहमति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता क्योंकि धन विधेयक विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, तो क्यों इसे लौटाएगा। एक पॉइंट ये है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भी सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 में इसका वर्णन है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3 ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कोई परमाणु रासायनिक बंध कैसे बनाएगा, वह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ग्रहण करेगा या साझा करेगा, यह पूरी तरीके से संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। बाकी देखिए परमाणु भार या न्यूट्रॉन संख्या के रासायनिक गुण तय नहीं होते, वे नाभिकीय गुण तय करते हैं। तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में हमें x का मान बताना है। तो इसमें जो लॉजिक दिया है वो ये है कि n³ + 1 बराबर दिया गया नंबर। तो देखिए 9 पाने के लिए हम क्या करेंगे, n का मान 2 रखिए तो ये हो जाएगा 2³ + 1 बराबर 8, 1, 9। फिर n का मान यदि हम 3 रखेंगे तो 3³ + 1 यानी 27 + 1 28 हो जाएगा, यहाँ पे 28 है। फिर n का मान यदि हम 4 रखेंगे तो 4³ + 1 64 + 1 65 हो जाएगा, यहाँ पे 65 है। तो इसका अब n का मान हम क्या रखेंगे 5, तो 5³ + 1 यानी कि 125 + 1 126। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 126, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका देख सकते हैं आप
n इज इक्वल टू 6 है, तो 6 का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 217 हो जाएगा। 6 का क्यूब होता है 216। नेक्स्ट देखते हैं, बजट 2025 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो भारत सरकार के बजट 2025 के अनुसार सरकार के खर्चों का घटता हुआ सही क्रम इस प्रकार से है। पहले क्या है, ब्याज है, उसके बाद राज्य कर या शुल्क है, तब जाके केंद्रीय क्षेत्र योजना में खर्च होता है, उसके बाद केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ब्याज भुगतान लगभग 20 से 21% है। कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा जो है ये दूसरा सबसे बड़ा खर्च है, और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जो 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित होती हैं वो तीसरे पर है, और केंद्र प्रायोजित परियोजनाएं जिनमें केंद्र और राज्य मिलकर खर्च उठाते हैं वो चौथे नंबर पे है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ और रेशों के द्वारा। तो एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पौधे को कहते हैं। इनके जाइलम उत्तक में 4 मुख्य घटक होते हैं, वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ, जाइलम तंतु जिसे रेशे बोलते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा भी एक होता है, हालांकि इसमें ये नहीं दिया है। तो विकल्प जो सी है हमारा, इनमें प्रमुख तत्वों को सही ढंग से हमें इसमें समाहित करता है। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि इस संख्या का क्या किया है, वर्ग रूट स्क्वायर रूट निकाला है। वर्गमूल इसका क्या होगा, 2 होगा, और इसका निकालेंगे 9 का, तो ये होगा 3। फिर 2 इंटू 3 को आपस में क्या किया है, गुणा कर दिया है। तो गुणा करने पे 3 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पे 6 हमारा है। फिर 9 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो होगा 3, 16 का निकालेंगे तो हो 4, 3 गुने 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी तरह 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, और ये है 20, तो 20 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 5, और 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 25। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट है, शाहजहाँ का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को करनाल के युद्ध में हराया था। दिल्ली को लूटने के दौरान वह शाहजहाँ का बेशकीमती मयूर सिंहासन तख्ते ताउस जिसका नाम था, और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अपने साथ फारस ले गया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। जबकि इसे बनवाने का शुरुआत किसने करवाया था, तो शाहजहाँ ने करवाया था। और इसका जो वास्तुकार था वो था बेबादल खान। नेक्स्ट है, ललिता ने दुकान से 13 पेंसिलें खरीदी। उसने अपनी 2 छोटी बहनों अनीता और बबीता को बराबर पेंसिलें दी और खुद उनसे 1 पेंसिल ज़्यादा रखी। तो ललिता के पास अब कितनी पेंसिलें हैं, देखिए ललिता है, ये है इसकी बहन अनीता, और ये बबीता। उसने अनीता और बबीता को बराबर पेंसिल दी है, तो मान लेते हैं दोनों को x पेंसिल दी है, और खुद उनसे 1 पेंसिल ज़्यादा रखी है, यानी कि x + 1 खुद ललिता ने रखा है। तो तीनों का जोड़िए, x + 1 + x + x बराबर कितना होगा, 13 पेंसिल के बराबर होगा। तो ये हो गया 3x + 1 बराबर 13, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 4। यानी कि ललिता के पास कितनी पेंसिल है, तो इसमें यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 + 1 1 बराबर 5 हो जाएगा हमारा आंसर सी। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तुर्की। भू राजनीतिक तनाव और पाकिस्तान के साथ करीबी सैन्य संबंधों के कारण तुर्की ने हाल के वर्षों में भारत को कुछ विशिष्ट सैन्य रक्षा कलपुर्जों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। नेक्स्ट है, एक कक्षा में लड़कों की एक लंबी पंक्ति है। एक लड़का आगे से 9वें स्थान पर है और पीछे से भी 9वें स्थान पर है। तो कक्षा में कुल कितने लड़के हैं, तो इसका फॉर्मूला पता होगा, 9 + 9 - 1 यानी कि 17। तो टोटल कितने लड़के हैं उस कक्षा में, तो टोटल 17 लड़के हैं। -1 क्यों किया जाता है, क्योंकि वो लड़का आगे से भी एक बार काउंट हुआ है और पीछे से भी एक बार काउंट हुआ है, 2 बार ये काउंट हो गया है, इसलिए हम 1 घटा देते हैं ताकि वो एक बार ही काउंट हो। नेक्स्ट है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, CWG। व्लादिमीर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग CWG जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें जो सी है उसका मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे सी का मतलब है शुष्क शीत ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु। डब्लू का मतलब है विंटर ड्राई, मतलब सर्दियों का शुष्क होना,
और जी का मतलब है गंगेज टाइप यानी गंगा का मैदान। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने गणितीय समीकरणों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसकी गति विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के दोलन के कारण होती है। आइजैक न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत यानी कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया था। नेक्स्ट है पौधे में शीर्षस्थ प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शीर्षस्थ कलियों को हटाने से पार्श्व कलियों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। शीर्षस्थ प्रभुत्व का मतलब क्या होता है कि मुख्य तने का शीर्ष जो है वो पार्श्व कलियों की वृद्धि को रोक कर रखता है, जिससे पौधा सीधे ऊपर बढ़ता है। यह मुख्य रूप से ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। यदि हम ऊपर की कली को काट दें तो ऑक्सीजन का प्रभाव कम हो जाता है और अगल बगल की शाखाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। तो माली अक्सर पौधा को घना बनाने के लिए ऊपर से छटाई करते रहते हैं। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो नहीं है हमें बताना है। तो कथन ए देखिए, मानव विकास की रिपोर्ट 2025 का विषय ग्रिड लॉक को तोड़ना ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना है। तो ये बिल्कुल सही है, ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना ही रखा गया था। दूसरा, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां है। तो ये भी बिल्कुल सही है, 134वां स्थान प्राप्त हुआ था भारत को यूएनडीपी के वैश्विक मानव विकास सूचकांक में। तो चूंकि प्रश्न पूछा है कौन सत्य नहीं है, तो ना ही ए सत्य है, ना ही मतलब सत्य नहीं है मतलब कौन गलत है, तो ना ही ए गलत है और ना ही बी गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय है? लौह चुंबकीय का मतलब फेरोमैग्नेटिक। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, निकल। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बहुत तेजी से और मजबूती से चुंबकित हो जाते हैं। इसके सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है? लोहा, कोबाल्ट और निकेल। विकल्प बी में मैग्नीज दिया है, यह एक पारामैग्नेटिक पदार्थ है। पारामैग्नेटिक का मतलब अनुचुंबकीय। जबकि विकल्प सी जो दिया है सोना यह और लकड़ी डी यह डायमैग्नेटिक है या गैर चुंबकीय श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है। क्या नहीं पूछ सकता है वो? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन है। संसद के नियमों के तहत कोई भी सदस्य ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकता जो भारत के किसी न्यायालय में लंबित या विचाराधीन हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्णय प्रक्रिया प्रभावित ना हो। नेक्स्ट है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35%, 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो मान लेते हैं ये जो तीसरी संख्या दिया है ये क्या है? 100 मान लेते हैं इसे। तीसरी संख्या 100 हो गई। तो हमारी पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या 35% अधिक है यानी कि ये हो गई 135, और दूसरी संख्या 50% अधिक है तो ये हो जाएगा 150। अब पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये हो जाएगा, सॉरी अधिक नहीं, ये पूछ रहा है का कितने प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा 135 बटे में 150 गुने 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 चौके 12, 3 5 15, तो 45 दूनी 90%। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 90% है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। स्तंभों का मिलान करें। स्तंभ ए में प्रक्रिया और अवधारणा दिया है, स्तंभ बी में परिभाषा एवं उदाहरण दिया है। पहला प्रक्रिया है ऊर्ध्वापातन। तो ऊर्ध्वापातन किसे बोलते हैं? तो ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। तो ये हो गया 2 नंबर। उसके बाद है आसवन। तो क्वथनांक के अंतर के आधार पर द्रवों का पृथक्करण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1। उसके बाद वाष्पीकरण है। तो वाष्पीकरण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर तरल का गैस में बदल जाना वाष्पीकरण कहलाता है। तो ये हो जाएगा 5। फिर निस्पंदन जिसे फिल्टरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, फिल्टर द्वारा तरल से ठोस को अलग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सामने सामने है। और उसके बाद संघनन जिसे कंडेंसेशन बोलते हैं इंग्लिश में, गैस या भाप का वापस तरल में बदल जाना, गैस से तरल में बदलने को प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला का 2, दूसरा का 1, तीसरा का 5, चौथा का 4 और पांचवा का 3। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 डिग्री
से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी शीतोष्ण यानी टेम्परेट जोन। पृथ्वी को अलग अलग अक्षांशों के आधार पर ताप कटिबंधों में बांटा गया है। तो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री यानी कर्क और मकर रेखा के बीच जो है उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय बंधीय। उसके बाद 23.5 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री या 40 डिग्री लगभग बोल सकते हैं, 40 डिग्री तक को बोलते हैं हम लोग उपोष्ण कटिबंधीय। उसके बाद 40 से लेकर के 60 या 66.5 तक इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। तो जहाँ मौसम न तो बहुत गर्म होता है न ही बहुत ठंडा होता है, यह है शीतोष्ण। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला कथन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने की थी। तो ये बिल्कुल सही है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम नामक दो भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के तट पर की थी। दूसरा है तुलु वंश के महानतम शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद की रचना की। तो बिल्कुल ये भी सही है। तुलु वंश के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में राजनीति और प्रशासन पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना की थी। ये भी सही है। तीसरा है विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालिकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया गया था। तो 1565 में लड़े गए तालिकोटा के युद्ध में यानी राक्षस तंगड़ी के युद्ध में विजयनगर की हार हुई और इसके बाद भव्य राजधानी हम्पी को बेरहमी से लूटा और नष्ट किया गया। अतः तीनों ही कथन क्या है, सही है। तो कितने सही है पूछा था, तो तीनों ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है एक निश्चित मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 1.20 अधिक है तो मूलधन क्या होगा। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है कि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का सीधा जो सूत्र होता है डी बराबर, डी मतलब डिफरेंस यानी कि अंतर, इसको अंतर यहाँ पे लिख लीजिए समझने के लिए। अंतर डी बराबर पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। यहाँ पे डी हमें क्या दिया है, ये दिया है 1.20, आर क्या दिया है 4% दिया है और पी हमें निकालना है। तो देखिए इसको रख देते हैं 1.2, पी को पी ही रहने देते हैं, आर 4/100 का होल स्क्वायर, 4 एकम 4, 25 चौके 100। तो 1.2 बराबर पी गुने 1/625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर। पी बराबर क्या होगा 1.2 गुने 625। तो 12 से गुणा कर लेते हैं, 12 25 60 के 0 हासिल 6, 12 3 24 34 के 0 हासिल 3, 12 72 3 75 और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा 750 रुपये मूलधन। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 24-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत ने। भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2025 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी कि एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीले बुनियादी ढांचों के विकास में एशिया प्रशांत क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट है यदि चलने वाले जानवरों को तैराक, रेंगने वाले जानवरों को उड़ने वाले और पानी में रहने वाले को सांप और आकाश में उड़ने वाले को शिकारी कहा जाए तो छिपकली को क्या कहेंगे। तो छिपकली क्या है, एक जमीन पर रेंगने वाली जानवर है और रेंगने वाले जानवर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ बोला है उड़ने वाले। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 69 का बी हो जाएगा उड़ने वाला। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय है निजामाबाद, तेलंगाना। ऑप्शन डी। भारत सरकार द्वारा हाल ही में गठित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है। निजामाबाद और इसके आसपास के क्षेत्र भारत में हल्दी के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों और उत्पादक क्षेत्र में से एक है। भारत का स्थान क्या है इसमें, तो भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। वैश्विक हल्दी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 60% से अधिक है। नेक्स्ट है यदि धारा दोगुनी हो जाती है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल राशि का 4 गुना। तो जूल का जो तापन नियम है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो उसका फॉर्मूला जो होता है H = I² R×T। I क्या है, विद्युत धारा है, R क्या है, प्रतिरोध और T हमारा समय है। तो कह रहा है कि हमने धारा को दुगुनी कर दिया यानी I को हमने कर दिया है 2I। तो H डैश बराबर क्या होगा 2I²
इंटू आर इंटू टी, तो ये हो जाएगा 4i² आर इंटू टी। i² आर टी का मान दिया है h, तो इसको रिप्लेस कर देंगे तो 4h, यानी h डैश बराबर क्या हो गया 4h, यानी कि मूल राशि h है उसका क्या हो गया है 4 गुना हो गया है, तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट है, एक कार ने एक यात्रा 15 घंटों में पूरी की। यात्रा की पहली आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। कुल दूरी क्या है? तो जब दो बराबर दूरियां अलग अलग गतियों यानी v1 या v2 से तय की जाती है तो पूरी यात्रा की जो औसत गति होती है, एवरेज v एवरेज जो होता है वो होता है 2 इंटू V1 V2 बाई V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे V1 क्या दिया है, V1 दिया है 2 गुने 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। V2 हो गया बटे में 20 प्लस 30, तो ये हो गया 2 गुने 600 बटे में 50, 0 से 0 कैंसिल, 12 पचे 60, तो ये हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्या, हमें निकालना क्या है, कुल दूरी निकालनी है। तो कुल दूरी बराबर क्या होगा, औसत गति और ये समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दूरी बराबर 4 गुने समय यानी 24 गुने 15 हो जाएगा। 15 जो कि 60 के 0 हासिल 6, 15 दिन 30 36 यानी 360 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ली ग्रैंड। 1857 की क्रांति के महानायक बाबू कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास ब्रिटिश कप्तान ली ग्रैंड की सेना के खिलाफ अपना अंतिम ऐतिहासिक युद्ध लड़ा। इस युद्ध में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश सेना को बुरी तरीके से पराजित किया, लेकिन वे स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। तो बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह की इस अंतिम जीत की याद में विजय दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि 23 अप्रैल को उन्होंने ली ग्रैंड को हराया था। मृत्यु उनकी भले ही 26 अप्रैल को हुई थी, लेकिन 23 अप्रैल को हराया था, इसलिए 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुम्बकीय क्रम का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तो रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विजुअल, यूवी और गामा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य घटती है उनकी आवृत्ति और ऊर्जा बढ़ती है। आवृत्ति का सही बढ़ता हुआ क्रम कम से ज़्यादा की ओर इस प्रकार है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। गामा किरणों की आवृत्ति और ऊर्जा पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक होती है। ये वाला जो है क्रम आपको याद रखना है, रेडियो, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट और गामा। नेक्स्ट है, किसे एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सके। हालांकि राष्ट्रपति यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम से परामर्श करने के बाद ही लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक होती है। कथन सी गलत है, क्योंकि वायुमंडल के ऊपरी भाग में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे यह पृथ्वी पर मौजूद जंतुओं और पौधों की रक्षा करती है, न कि नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जमीनी स्तर या क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक होती है, जिसे हम बैड ओजोन कहते हैं। तो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, ये सही है। मीठे जल निकायों में सुपोषण एक प्राकृतिक घटना, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकांश वन नष्ट हो गए हैं, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन गलत वाला ढूंढना था, तो ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का आधा भाग 96 है तो उस संख्या का 67% कितना होगा? तो मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, x है। तो x का आधा कितना होगा, 96 दिया है प्रश्न के अनुसार। तो कह रहा है कि उस संख्या का 67% कितना होगा। तो x बराबर निकालिए पहले, 96 गुने 2, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, 192। अब कह रहा है कि 192 का हमें 67% निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि कटने वाला तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सीधा 192 और 67 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 9 7 63 1 64 के 4 हासिल 1 और 7 एकम 7 1 8, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 9 54, 1 55 के 5 हासिल 5, 6 एकम 6 5 11। तो ये 4 हो गया, ये 6 8 5 13, 11 1 12, तो 12 364। यहाँ पे ये गलत हुआ है। 9 7 63
7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 9 से 63 के 64 के 4 हासिल 6, 7 एकम 713 होगा ये। अब इसको जोड़ते हैं तो 4 6 5 3 8 2 128.64 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है कि चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह समतल है, तो ये बिल्कुल सही है। उत्तर बिहार का मैदान लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये गलत है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसमें उत्तर बिहार का मैदान लगभग 56,000 है, 56,980 वर्ग किलोमीटर नॉर्थ वाला, और 33,670 वर्ग किलोमीटर है साउथ वाला। तो प्रश्न में जो दिया गया आंकड़ा है ये 10,000, 90,000 और ये 10,000, ये तो गलत है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1 लाख हो जाएगा, जबकि टोटल बिहार का क्षेत्रफल ही 94,000 है, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्यों सही है? क्योंकि उत्तर बिहार का मैदान वास्तव में एक अत्यंत समतल समरूप मैदान है, जिसमें केवल उत्तर पश्चिम में चंपारण की पहाड़ियाँ जो कि सोमेश्वर श्रेणी है उसका अपवाद है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अज्ञात मान हमें पता करना है, यानी इसका मान हमें बताना है। तो इसमें जो लॉजिक दिया है वो ये है कि पहला और तीसरे को मल्टीप्लाई किया है और दूसरे से क्या किया है? भाग किया है। तो 5 गुने 4 भागा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर ये देखिए 16 गुने 3 किया है भागा 6, तो 16 3 48, 48 में 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8। फिर 13 इसको मान लेते हैं x, तो 13 गुने x भागा 7 बराबर हमें कितना मिलना चाहिए? 39 मिलना चाहिए, या 39 हो गया, तो ये हो गया 13x बटे में 7 बराबर 39, 13 कम 13, 13 3 39, तो x बराबर हो गया 21। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्फ किस कीट की युवा अवस्था है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तिलचट्टा का। तिलचट्टा, टिड्डा और ड्रैगन फ्लाई जैसे कीटों के अंडे से निकलने वाले बच्चों को निम्फ कहा जाता है। यह दिखने में बिल्कुल वयस्क जैसा ही होता है, बस इसके पंख और प्रजनन अंग पूरी तरीके से विकसित नहीं होते। ये धीरे धीरे कायांतरण यानी मोल्टिंग के जरिए वयस्क बनते हैं। ये जो तितली है इसकी युवा अवस्था को बोलते हैं कैटरपिलर, कैटरपिलर। उसके बाद घरेलू मक्खी, इसके युवा अवस्था को, इसके लार्वा को बोलते हैं मैगट, और मच्छर के लार्वा को बोलते हैं रिंगलर। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गोगा बिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है? नहीं है जो वो पूछ रहा है, तो देखिए जाहिर सी बात है किसी एक ही जिले में है। ये गोगा बिल पक्षी अभयारण्य जो है बिहार के कटिहार जिले में है। ऑप्शन होगा 2, बाकी समस्तीपुर, कैमूर, नालंदा में नहीं है। तो कहाँ कहाँ नहीं होगा? 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4, ऑप्शन हो गया हमारा सी। गोगा बिल के बारे में कुछ फैक्ट याद रखना है कि यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व और पहला बर्ड एरिया घोषित है स्थल है। यह एक गोखुर झील है। उसके बाद बिहार में एक और है कांवर झील, यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है और यह बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। यह एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की गोखुर झील है। उसके बाद है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यह बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। G1 एक्चुअल में इसका जो इंग्लिश वर्जन है ऐसे लिखा जाता है G1। तो जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, इसका मतलब होता है अनुकूल फसल अवशेष निवारण। तो जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में वाणिज्यिक स्तर पर सेकेंड जनरेशन एथिल अल्कोहल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसे मार्च 2019 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रॉकेट प्रणोदकों में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, O2, H2 और N2H2 4। H2 क्या है? तरल हाइड्रोजन है, ये एक बेहतरीन क्रायोजेनिक ईंधन है। O2 तरल ऑक्सीजन, यह हाइड्रोजन को जलाने के लिए ऑक्सीकारक के रूप में काम आता है। और N2H4 को बोलते हैं हाइड्राजीन। इसका उपयोग भी रॉकेट में अत्यधिक कुशल प्रणोदक है और उपग्रहों के थ्रस्टर्स में ईंधन के रूप में किया जाता है, इसलिए ये सभी रॉकेट प्रणोदक प्रणाली के हिस्से हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अज्ञात संख्या ज्ञात करना है, यानी इसका मान बताना है हमें। तो देखिए क्या क्या है कि 7 गुने 2 बराबर क्या हो गया? 14 हो गया। 2 गुने 15 बराबर हो गया है 30।
तो और ये 7 गुने 9 बराबर हो गया यहाँ पे 63। तो 15 गुने 9 बराबर क्या होगा, 135 होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 तक अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था का समापन निम्नलिखित में से किस समझौते के साथ हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मद्रास की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इस युद्ध में मैसूर के शासक हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह के पराजित किया था और विवश होकर अंग्रेजों को अप्रैल 1769 में हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए थे। तो देखिए, एक चीप फैक्ट याद रखिए यहाँ पे कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये हुआ था 1767 से 69, अभी अभी हमने देखा। इसमें मद्रास की संधि हुई थी, हैदर अली जीता था। ठीक है, हैदर अली लिख देते हैं यहाँ पे, हैदर अली विजेता था। उसके बाद है सेकंड में 1780 से 1784 तक हुआ था और इसमें मंगलौर की संधि हुई और इस युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी और टीपू सुल्तान ने कमान संभाली थी, यानी कि इसमें मैसूर की हार हो गई थी। उसके बाद था थर्ड में 1790 से 1792 तक युद्ध हुआ था और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और आधा राज्य गंवाना पड़ा था। उसके बाद हुआ था फोर्थ, इसमें ये 1799 में हुआ था। इसमें कोई संधि नहीं हुई, टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारा गया और मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया वेलेस्ली के समय में। तो ये MMS याद रखना है, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम। बाकी टाइमलाइन भी याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट है क्लोरामिन टी है एक, ये क्या है, तो ये एक कीटाणुनाशक है, ऑप्शन होगा ए। तो क्लोरामिन टी एक कार्बनिक यौगिक है जो धीरे धीरे सक्रिय क्लोरीन जारी करता है और इसका उपयोग घावों को साफ करने और सतहों या पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद आप देखिए, ये जो ज्वारनाशक है इसे एंटीपायरेटिक बोलते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, ये बुखार कम करने वाली दवाइयों में होता है। उसके बाद है वेदनाशामक यानी एनाल्जेसिक, ये दर्द कम करने वाली दवाई है जैसे कि एस्पिरिन या मॉर्फिन। उसके बाद है प्रतिसेपक यानी कि एंटीसेप्टिक, जो जीवित ऊतकों पर सूक्ष्म जीवों को मारते हैं जैसे कि डेटॉल, आयोडीन टिंचर। नेक्स्ट है, यदि x + 1/x = 3 है तो x⁻7 + 1/x⁻7 का मान क्या होगा। देखिए, ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन जाएगा। x + 1/x बराबर हमें दिया है 3, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x + 1/x² बराबर 9 - 2 यानी कि ये 7 के बराबर हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे। अब हम क्या करते हैं, x³ निकालते हैं, इसका क्यूब निकालते हैं। तो क्यूब करेंगे तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होता है, 3 का क्यूब - 3 × a। तो ये हो गया 27 में से 9 गया 18। अब देखिए, अब इसको फिर से एक बार स्क्वायर करते हैं तो ये होगा x⁴ / 1/x⁴। तो 7 का स्क्वायर - 2 यानी कि ये हो जाएगा 47। हमें निकालना क्या है, पावर 7 निकालना है। तो इसके लिए 3 + 4 का पावर का हमें क्या करना होगा, गुणा जोड़ने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, x³ + 1/x³ × x⁴ + 1/x⁴ बराबर क्या होगा, ये होगा x⁻7 + 1/x⁻7 + x + 1/x हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना किसका मान है, हमें इसका मान निकालना है। तो इसको और इन सबको हटाना होगा। तो इसका मान देखिए क्या दिया है, इसका मान है 18 × इसका मान क्या है, तो ये है 47 और ये इसका मान क्या है, तो ये दिया है 3। तो ये -3 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x⁻7 + 1/x⁻7। तो 18 × 47 कितना हो जाएगा, 846 - 3 यानी कि 843 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्राणु कोशिकाओं में। गैप जंक्शन क्या होते हैं, तो ये कोशिकाओं के बीच बने सूक्ष्म चैनल होते हैं जो दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ते हैं ताकि आयन और छोटे अणु आसानी से आर पार जा सकें। ये शुक्राणु में अनुपस्थित क्यों होते हैं, तो शुक्राणु कोशिकाएं स्वतंत्र, गतिशील
और एकल कोशिकाएं होती हैं। इन्हें किसी दूसरे कोशिका के साथ सीधे जुड़कर नेटवर्क बनाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनमें गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं। हृदय की मांसपेशियों और मस्तिष्क की कोशिकाओं में तीव्र सिग्नल ट्रांसफर के लिए यह बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट है 2001 से 11 की अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत दर घटी है, लेकिन भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ी है। देखिए, दशकीय वृद्धि दर के हिसाब से 1991 से 2001 में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 1991 से 2001 में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर थी 28.62%। फिर 2001 से 2011 में ये घट गई और ये हो गई 25.42%। तो वही पूछ रहा है हमें कौन सा कथन सही है। नेक्स्ट है, एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है, उसे रात 12 बजे सही समय पर सेट किया गया। अगले दिन जब वो 5 बजे दिखा रही है तब असली समय क्या होगा? तो देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि अगले दिन जब वह 5 बजे दिखा रही है, इसका मतलब है कि अगले दिन के भोर यानी सुबह में 5 बजे की बात हो रही है, क्योंकि घड़ी केवल कुछ मिनट ही आगे बढ़ रही है। यदि शाम का समय होता तो अंतर जो है घंटों में आता। तो सुबह 5 बजे के अनुसार हमें आंसर निकालना है। तो देखिए, पहले क्या करेंगे हम, खराब घड़ी का कुल समय, खराब घड़ी का कुल समय क्या होगा? तो ये होगा 24 घंटे। सही घड़ी होती तो क्या होता? सिर्फ 24 घंटे होता, पर खराब है तो 24 घंटे 10 मिनट होगा। हम क्या करेंगे, इसको घंटे में बदल लेंगे। तो 24 प्लस 10/60 ये हो जाएगा 1, 0 से 0 कैंसिल और बचेगा क्या? 24 छक 44 यानी 145/6 घंटे। हमने इसे घंटे में बदल लिया, यानी कि खराब घड़ी के 145/6 घंटे सही घड़ी के 24 घंटे के बराबर होने चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं, समझने के लिए आपको लिख रहा हूँ मैं। खराब घड़ी के 145/6 घंटा बराबर होगा किसके? सही घड़ी के 24 घंटे के बराबर होगा। तो रात 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक खराब घड़ी के अनुसार कुल समय कितना होगा? तो ये 29 घंटा होगा। तो अब सही समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसको लिख सकते हैं, इसको हम कि खराब घड़ी का 1 घंटा किसके बराबर होगा? सही घड़ी के 24 बट्टे में 145/6 घंटे के बराबर होगा। हमें क्या करना है, 29 घंटे का हिसाब निकालना है, क्योंकि अगले दिन 5 है ना, तो 24 + 5 यानी कि 29 घंटा। खराब घड़ी का 29 घंटा किसके बराबर होगा? तो ये सही घड़ी के 24 बट्टे में 145/6 गुणे 29 घंटे के बराबर होगा। तो देखिए, इसे क्या करेंगे, 6 ऊपर चला जाएगा तो 144/145 गुणे 29। जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 4176/145 और जब भाग देंगे तो ये आएगा 28.8। और 28.8 का मतलब क्या है कि 28 घंटे और 0.8 का मतलब है 0.8 × 60 यानी कि 48 मिनट। तो 28 घंटे 48 मिनट होगा। ठीक है, यानी कि 5 बजे में 24 घंटे बाद अगली रात के 12 बजे, तो बचे हुए 4 घंटे 48 मिनट जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? 4:48 सुबह का मिलेगा। यहाँ पे 28 घंटे 48 का मतलब है कि 29 घंटा का मतलब 5 बजे में 12 मिनट कम। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 नए देशों को शामिल होने का आमंत्रण दिया गया था। अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इसके साथ ये याद रखना है कि जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना 2006 में रखी गई थी। हालांकि आधिकारिक शिखर बैठक कितना हुआ था? 2009 में हुआ था। पहले था ब्रिक यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, लेकिन बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ के इसे ब्रिक्स बना दिया गया, ब्रिक्स। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में है। परमाणु शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डेमोक्रिटस ने। एटम शब्द ग्रीक भाषा के एटमोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है अविभाज्य, जिसे आगे तोड़ा ना जा सके।
इस शब्द को सबसे पहले प्राचीन ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने लगभग 400 ईसा पूर्व में गढ़ा था। जॉन डाल्टन ने 1808 में पहला वैज्ञानिक परमाणु सिद्धांत दिया था, लेकिन शब्द गढ़ने का श्रेय डेमोक्रिटस को ही जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यह समिति भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने से संबंधित थी, न कि पंचायती राज से। इसी समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 151A जोड़ा गया था। अन्य 3 समितियां जो हैं, GV राव समिति, ML सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, ये सभी पंचायती राज से जुड़ी हुई समितियां हैं। जो बलवंत राय मेहता समिति है वो भी पंचायती राज समिति उससे जुड़ी हुई है। अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में, इसने द्विस्तरीय मॉडल की वकालत की थी। उसके बाद ML सिंघवी समिति ये आई थी 1986 में, इन्होंने सबसे पहले पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की पुरजोर सिफारिश की थी। और बलवंत राय मेहता समिति जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, वो आया था 1957 में। इन्होंने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, ग्राम पर, ब्लॉक और जिला स्तर पर। इन्हें भारत के पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है। नेक्स्ट है, 3 सेंटीमीटर, 4 और 5 सेंटीमीटर लंबाई की भुजाओं वाले 3 धातु के घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। यदि पिघलाते समय कोई धातु नहीं खोई तो नए घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर घन वाले का आयतन क्या है, V1 है, तो 3 क्यूब हो जाएगा। आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब। V2 क्या है, 4 का क्यूब हो जाएगा। और V3 क्या है, 5 का क्यूब हो जाएगा। इन तीनों को हमने पिघला करके बनाया है एक बड़ा नया घन। उसकी मान लेते हैं भुजा है x, तो उसका आयतन, बड़ा वाले का आयतन क्या होगा, x क्यूब हो जाएगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर होगा V। तो ये हो गया हमारा 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब बराबर x क्यूब। तो देखिए 3 का क्यूब क्या होगा, 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 बराबर x क्यूब। तो ये हो जाएगा 5 4 9, 9 7 16 के 6 हासिल 1, 2 1 3, 3 6 9, 9 2 11 के 1 हासिल 1 1 2, 216 यानी x क्यूब। तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, 6। 6 का क्यूब होता है 216। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में धूप में बाहर निकलता है, उसकी पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुतली का आकार कम हो जाएगा और कम प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा। हमारी आंख की पुतली और कैमरे के अपर्चर की तरह काम करती है। जब हम अंधेरे से तेज़ धूप में जाते हैं तो आंखों को नुकसान से बचाने के लिए परितारिका यानी आइरिस जो है वो पुतली के आकार को छोटा कर देती है, सिकुड़ लेती है, ताकि आंख के भीतर बहुत अधिक रोशनी ना जाए। इसके विपरीत जब हम तेज रोशनी से अंधेरे कमरे में जाते हैं तो पुतली का आकार बड़ा होने लगता है, ताकि अधिक प्रकाश अंदर जा सके और हम चीज़ें देख सकें। आपको ये ध्यान रखना है कि पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस यानी कि परितारिका नियंत्रित करती है। यही भाग हमारी आंखों के रंग यानी कि काली, भूरी, नीली के लिए भी जिम्मेदार होती है। दिए गए अनुक्रम में पैटर्न पूरा करने वाली संख्या पहचानें। तो हमें जो अनुक्रम दिया गया है 5, 6, 11, 28, 160। देखिए इसके बीच का अंतर क्या है, 1 है। इसके बीच का अंतर है 5, इसके बीच का अंतर है 17, इसके बीच का अंतर हमें नहीं पता है, और इसके बीच का अंतर होगा, ये भी नहीं पता है। इसके बीच का अंतर देखिए ये है 4, इसके बीच का अंतर है 12। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा आंसर डी है उसको रख के देख लेते हैं एक बार, 71। तो 71 में से 28 घटाएंगे तो ये हो गया 43, ये हो गया 89। फिर 43 में 17 घटाएंगे तो ये होगा 26, 89 में 43 घटाएंगे तो ये होगा 46। फिर इसके बीच का अंतर है 8, इसके बीच का अंतर है 14, और इसके बीच का अंतर होगा 20, और इसके बीच का अंतर है 6, इसके बीच का अंतर है 6, यानी 6 6 क्या हुआ, अंतर बराबर हो गया है। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019-21 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत परिवार रहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 89%। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। रिपोर्ट के सर्वे सैंपलिंग और जनसांख्यिकी प्रोफाइल के अनुसार यह हिस्सा लगभग 89% दर्ज है। 2011 की जनगणना के अनुसार भी बिहार में ग्रामीण जनसंख्या 88.7% थी, जो लगभग 89% के बराबर थी। नेक्स्ट है, डैश में मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन
ए पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। तो सभी जो विकल्प है उसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या मान लेते हैं 1 है और उसको हम निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले शुरू करते हैं KMnO4 से। तो यहाँ पे K का ऑक्सीकरण संख्या होगा +1, ऑक्सीजन का होता है -2 और मैग्नीज का हम मान लेते हैं क्या है, X है। तो +1 + X + 4 गुणे -2, क्योंकि ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + X - 8 = 0। तो X बराबर हो जाएगा 7। अब निकालते हैं Mn2CO10 का। तो यहाँ पे CO एक उदासीन लिगेंड है, इसलिए यहाँ Mn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, 0 हो जाएगी। कैसे, देखिए CO का तो 0 है, Mn का हमने क्या कहा, X है। तो 2 गुने X + 10 गुने 0 बराबर 0 होगा। तो 2X + 0 बराबर 0। तो X बराबर क्या होगा, 0 हो गया। अब निकालते हैं MnO2 - 4 का। तो यहाँ पे Mn का क्या है, X है, और अभी हमने बताया कि जो O2 है वो उसका O का होता है -2। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैंने। तो 2 × -2, और चार्ज कितना है इस मॉलिक्यूल पे, -4 का चार्ज है। तो -4 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे X - 4 बराबर -4। तो X बराबर हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, उसके बाद है MnO2। तो MnO2 का निकालते हैं, इसका है X + 2 × -2 बराबर 0। तो X बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो सबसे ज़्यादा कौन है, 7 है, उसके बाद 4 है, बाकी दोनों ये 0 0 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, यह एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है, क्रोमोप्रोटीन है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। फाइटोक्रोम क्या होते हैं, तो ये पौधे में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का प्रकाशग्राही प्रोटीन वर्णक है। यह पौधों को प्रकाश की अवधि, दिन और रात की लंबाई को भांपने में मदद करता है। इसी के आधार पर पौधों में फूल खिलने और बीजों के अंकुरण जैसी क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट है, 7578 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 27, 35, 42 और 56 से पूरी तरीके से विभाज्य हो। तो देखिए, हम क्या करेंगे, 27, 35, 42 और 56 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 27, 35, 42 और 56, इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर क्यूब लिख सकते हैं। 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 लिख सकते हैं। 42 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 7 लिख सकते हैं। और 56 को लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब × 7 यानी 8 × 7 = 56। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले का कॉमन लेंगे। तो एक 3 क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा, और 5 भी है एक। तो यहाँ पे 5 भी हम लिख लेंगे। तो हमारा एलसीएम क्या निकला, हमारा एलसीएम हुआ 3780। जब आप गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि 7578 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या से पूरी तरीके से विभाजित, यानी 3780 से जब हम इसमें भाग दें 7578 में, तो पूरा भाग हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हमें बताना है कि क्या हम घटा दें कि हो जाए। तो क्या करते हैं हम, 3780 में हम 2 से गुणा करके देखते हैं। तो ये कितना होगा, 0, 8 दूनी 16, 7 दूनी 74, 1 75, यानी 7500। ये संख्या अगर 7560 के बराबर होती तो 3780 से पूरा भाग चला जाता है, बट ये 7578 है। तो 7578 में 7560 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18। यानी कि इस संख्या में से अगर हम 18 घटा देंगे तो 3780 से पूरा इसमें भाग चला जाएगा, यानी कि इस दी गई संख्या के सेट से पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम यानी भारतीय परिषद अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, बम्बई और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में लाया। तो ये होगा आंसर ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1861 के अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्तियाँ वापस देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की और तीनों प्रेसिडेंसी को एक सामान्य संस्थागत और विधायी प्रणाली के अंतर्गत जोड़ दिया।
नेक्स्ट है, शैवाल के लिए गलत कथन हमें खोजना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैनिटोल लाल शैवाल का एक खाद्य भंडार है। कथन सी गलत है क्योंकि मैनिटोल और लैमिनेरिन मुख्य रूप से भूरे शैवाल के संचित भोजन होते हैं, ना कि लाल शैवाल के। तो यहाँ पे लाल शैवाल दिया हुआ है। लाल शैवाल का संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। बाकी का कथन देखिए, एल्गिन शैवाल द्वारा निर्मित होता है, ये बिल्कुल सही है। अगर ग्रेसेरिया से उत्पन्न होता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष भोजन में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है, गलत है, मैं गलत कथन ही खोजना था। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महेश कहता है, उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है। तो महेश उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित हैं? तो देखिए यहाँ पे महेश ने क्या कहा है कि मेरी पत्नी की इकलौती बेटी, यानी कि महेश की पत्नी की बेटी, यानी खुद महेश की बेटी। मेरी पत्नी की बेटी क्या होगी? महेश मेरी बेटी होगी। अब कथन को दोबारा पढ़िए, तो उस व्यक्ति की पत्नी महेश की बेटी है। उस एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहता है महेश कि उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है, यानी मेरी बेटी इस व्यक्ति की क्या है? पत्नी है। इसका मतलब है वह व्यक्ति महेश का क्या होगा? दामाद होगा। तो प्रश्न में पूछा गया है कि महेश उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो महेश उस व्यक्ति का क्या लगेगा? ससुर लगेगा। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट, 2024 में सुरक्षित एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएसए और यूके सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लेचली घोषणा। नवंबर 2023 के अंत में शुरू होकर 2024 के नीतिगत ढांचे में शामिल हुई ब्लेचली घोषणा यूके के ब्लेचली पार्क में आयोजित एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में अपनाई गई थी। इस पर भारत, अमेरिका, यूके और यूरोपीय संघ सहित 25 देशों से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रंटियर एआई के जोखिमों को मिलाकर संभालना और सुरक्षित एआई विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारा कि एक संख्या 5 से बड़ी लेकिन 15 से छोटी है, साथ ही वह 8 से बड़ी और 10 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है? तो देखिए पहली शर्त को ध्यान दीजिए। पहली शर्त क्या है कि संख्या 5 से बड़ी और 15 से छोटी है, तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है? 6 होगी। 5 से बड़ी क्या होगी? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है। अब कह रहा है दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त में क्या दिया है? दूसरी शर्त में है कि वह संख्या 8 से बड़ी और 10 से छोटी है, यानी कि 8 से बड़ी क्या होगी? 9 और 10 से छोटी क्या होगी? 9 ही होगी। तो यानी कि एक ही संख्या इसमें है। अब क्या कह रहा है कि वह संख्या क्या है? तो चूंकि 9 दोनों शर्तों को पूरा करता है, 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत और मांसपेशियों में। मानव शरीर में जब ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा होती है तो इंसुलिन हार्मोन की मदद से उसे ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। यह ग्लाइकोजन मुख्य रूप से हमारे यकृत और कंकाल मांसपेशियों में जन्मा होता है। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि उपवास के दौरान या दौड़ते समय, तो यह वापस ग्लूकोज में टूट जाता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर जो रबर के पेड़ हेविया ब्रासिलियनिसिस से प्राप्त होता है, वह निम्नलिखित में से किससे बना होता है? इसका आंसर होगा सिस पॉली, यानी आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन जो है ये प्राकृतिक बहुलक है। रासायनिक संरचना के आधार पर यह सिस पॉली होता है, जो इसे अपनी प्रसिद्ध लोच और लचीलापन प्रदान करता है। इसके विपरीत ट्रांस ग्रुप को गुट्टा पर्चा कहा जाता है, जो लचीला नहीं होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5/2019-21 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार पक्के मकान में रहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लगभग आधे, यानी 49 से 51% हैं लगभग। नेक्स्ट है, कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। जल की कठोरता मुख्य रूप से उसमें घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के का बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट लवणों के कारण होती है। कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो देखिए 21 को आप क्या लिख सकते हैं? 7×3। 56 को लिख सकते हैं 7×8। 49 को लिखते हैं 7×7। लेकिन 36 को 7 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते, तो हमारा यही क्या होगा? बाकी से भिन्न होगा। नेक्स्ट है, वह बिंदु जहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर होती है क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं क्षतिपूर्ति बिंदु, यानी कंपनसेशन पॉइंट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 ली जाती है और O2 छोड़ी जाती है, जबकि श्वसन में O2 ली जाती है और CO2 छोड़ी जाती है।
कम रोशनी की स्थिति में, जैसे कि सुबह में या बिल्कुल शाम को, एक ऐसा समय आता है जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा ली गई CO2 की मात्रा श्वसन द्वारा छोड़ी गई CO2 के ठीक बराबर हो जाती है। इस अवस्था को क्षतिपूर्ति बिंदु कहते हैं। इस समय गैसों का शुद्ध विनिमय शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नगरपालिका के संदर्भ में कथन दिया गया है। पहला है, एक नगरपालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन से 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही पूरा हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा है, एक नगरपालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसकी समाप्ति अवधि से 3 माह पूर्व हो जाना चाहिए। तो ये गलत है। उसके बाद तीसरा देखिए, समय से पूर्व विघटित नगरपालिका के कारण गठित नगरपालिका केवल शेष बचे हुए समय तक चलेगी। तो ये बिल्कुल कथन सही है। और यदि एक नगरपालिका अपनी अवधि से पूर्व विघटित हो जाती है तो नई नगरपालिका 5 वर्ष के लिए गठित होगी। तो बिल्कुल ये गलत है। ये तो एक दूसरे के पूरक जैसे हैं, आप ऐसा समझ के चल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 3 सिर्फ सही है। तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइटा यद्यपि ये पौधे मिट्टी पर उगते हैं और स्थलीय होते हैं, लेकिन इनके नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुँचने और लैंगिक प्रजनन को पूरा करने के लिए पानी की एक पतली परत की अनिवार्य आवश्यकता होती है। बिना जल के इनका निषेचन संभव नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मेढक को प्रजनन के लिए पानी चाहिए होता है, इसलिए इन्हें वनस्पति जगत का एम्फीबिया या उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन समूह में नहीं आता? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा बी, चमगादड़। गौरैया, कबूतर और चील ये तीनों पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं जो अंडे देते हैं। इसके विपरीत चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। यह बच्चों को जन्म देता है और उन्हें दूध पिलाता है। हालांकि यह उड़ सकता है, लेकिन शारीरिक संरचना के आधार पर यह स्तनधारी वर्ग का हिस्सा है, इसलिए यह समूह से अलग होगा। नेक्स्ट है, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लुई पास्चर ने। फ्रांस के ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे लुई पास्चर। इन्होंने 1857 में यह खोज की थी। किण्वन की प्रक्रिया सूक्ष्मजीवों विशेष करके ईस्ट की गतिविधियों के कारण होती है, न कि केवल एक रासायनिक प्रतिक्रिया से। लुई पास्चर ने ही रेबीज के टीके की खोज की थी और दूध को सुरक्षित रखने की पास्चुराइजेशन विधि भी विकसित की थी। नेक्स्ट है, इंडो पैसिफिक रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन 2 देशों के बीच हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, सूचनाओं के आदान प्रदान और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का सफल आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में जनगणना 2001 और जनगणना 2011 के बीच के लिंगानुपात में सही है? तो इसका आंसर होगा बी, कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों ही घटा था। देखिए जो बाल लिंगानुपात था 2001 में था 942, घट के हो गया 935। ठीक है, उसी तरीके से 919 था 2001 में कुल लिंगानुपात और 918 हो गया 2011 में। तो ये भी दोनों घट गए थे। नेक्स्ट है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा पहनते हैं और चश्मा पहनने वालों में से 2/7 लड़के हैं। तो कितनी लड़कियां चश्मा पहनती हैं? देखिए कुल छात्र कितने हैं? 1400 हैं। 1400 का 25% चश्मा पहनते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 14 5 70 के 0 हासिल 7, 14 दूनी 28 7 35, 350 लड़के ऐसे हैं जो चश्मा पहनते हैं। और चश्मा पहनने वालों में से 2/7 क्या है? लड़के हैं। तो देखिए 2/7 क्या है? लड़के हैं। तो 350 का 2/7 कितना होगा? 7 5 35, 50 दूनी 100, यानी 100 लड़के हैं। तो बचेगा कितना? 250 लड़कियां बचेंगी। इसमें हमें पूछ क्या रहा था, तो कितनी लड़कियां चश्मा पहनती है? तो 250 लड़कियां। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आँखों के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिलियरी बॉडी या पक्षमाभि पेशियाँ। हमारी आंखों में मौजूद लेंस लचीला होता है और इसकी मोटाई और वक्रता को सिलियरी बॉडी नियंत्रित करती है। जब हम पास की वस्तु देखते हैं तो सिलियरी मांसपेशी सिकुड़ जाती है, जिसमें लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। दूर की वस्तु देखते समय ये शिथिल यानी कि रिलैक्स हो जाती है और इसे ही आँख की सामंजस्य क्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग शब्द चुनिए। मरकरी, तांबा, सोना, चांदी। तो जाहिर सी बात है मरकरी होगा, क्योंकि तांबा, सोना और चांदी ये तीनों धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसके विपरीत मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
नेक्स्ट है 121 से 23 दिए गए जोड़े को पूरा कीजिए। तो देखिए इन सबका स्थानीय मान लिखते हैं। U21 J10 M13 V22, इसका लिखते हैं S19 L12 K11 X24। तो -2 इसमें +2, ये -2 इसमें +2 हुआ है। उसी तरीके से इसका भी होगा फिर R18 U21 N14 O15। तो -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16, इसमें +2 करेंगे तो ये 23 हो जाएगा, इसमें -2 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, +2 करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। P का होता है 17, P का होता है 16, W 23, L 12 और Q 17। तो PWLQ ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। नेक्स्ट है 121 से 23 दिए गए जोड़े को पूरा करना है हमें। सेम विकास संबंधित है प्रगति से, तो विकास और प्रगति सेम ही है, सिनोनिम है, पर्यायवाची कह सकते हैं। तो ठहराव किससे संबंधित होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गिरावट से संबंधित है। जिस प्रकार विकास का स्वाभाविक परिणाम प्रगति होता है, उसी प्रकार ठहराव लंबे समय तक बना रहे तो वह गिरावट की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है ज्ञान का ऑपोजिट है अज्ञान, तो सफलता का क्या होगा? असफलता। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमालयन यू। यू मतलब यहाँ पे स्पेलिंग होगा WYEW। हिमालयन यू यानी टैक्सस वालिचीना, यह हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पाया जाने वाला एक औषधीय पौधा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, घन। वर्ग, आयत और त्रिभुज ये तीनों 2 डायमेंशनल है, द्विविमीय आकृतियां हैं, जिन्हें केवल समतल सतह पर लंबाई और चौड़ाई के साथ दर्शाया जा सकता है। इसके विपरीत घन एक त्रिविमीय आकृति है, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई या गहराई भी होता है, यानी इसमें आयतन भी है, बाकी में नहीं है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल पुरस्कार हाल ही में समाचारों में था। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस का। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल रूस का सर्वोच्च राजकीय नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1698 में पीटर द ग्रेट द्वारा की गई थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए क्रेमलिन मॉस्को में आधिकारिक तौर पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसके कारण यह चर्चा में रहा था। नेक्स्ट है पिरेनीस पर्वत किसके मध्य भाग में स्थित है? तो इसका आंसर होगा स्पेन और फ्रांस। ऑप्शन ए, पिरेनीज पर्वत श्रृंखला यह दक्षिण पश्चिमी यूरोप में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, जो स्पेन और फ्रांस के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। यह उपद्वीप इबेरिया को शेष यूरोप से अलग करती है। इसके बीच में अंडोरा नाम का एक छोटा सा देश भी स्थित है। नेक्स्ट है कार्बन कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक किस में होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, CH3CH3। देखिए कार्बन कार्बन बंध की लंबाई उनके बीच बनने वाले बंधों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जितने कम बंध होंगे लंबाई उतनी ही अधिक होगी। तो CH3CH3 के बीच सिंगल बॉन्ड है। अगर आप इसका बनाएंगे, देखिए मैं इसका पहले बना देता हूँ, तो CCHH इसका है। उसके बाद CH3 का देखिए, CH3 का क्या होगा? ये बनेगा CC, इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, HHH। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा कि कार्बन कार्बन बंध की लंबाई उनके बीच बनने वाले बंधों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि जितने कम बंध होंगे लंबाई उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और इसमें देखिए 3 बॉन्ड है। ये ऐसे बना है CHH, C2H2 एसिटिलीन का है ये। और बेंजीन में कैसे होता है? बेंजीन का आपको पता ही होगा, ये ऐसे होता है, इसके बीच ऑल्टरनेट, यानी एक यहाँ पे एक C है, यहाँ पे एक C है, इनके बीच सिंगल बॉन्ड है, किसी में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसा कि मैंने कहा सबसे अधिक लंबाई किसकी होनी चाहिए नियम के अनुसार? इसकी होनी चाहिए, इथेन की। ये है इथेन, ETHANE, ये है इथीन और ये है इथाइन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, तो ये 301 में ही है, ये बिल्कुल सही है। अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों का प्रवासन, ये 244 में है, ये भी सही है। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में है, ये भी सही है। राज्य के किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्ति 248 में है, तो ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 248 संसद के अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है, न कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने से। राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में संसद के कानून बनाने की शक्ति मुख्य रूप से अनुच्छेद 249
और 250 में दी गई है। 249 में राज्यसभा के प्रस्ताव पर और 250 में आपातकाल के दौरान ये बनाया गया है। बाकी सभी सही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज। भक्षक कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती हैं और जो बाहर से आने वाले हानिकारक जीवाणुओं, बैक्टीरियो और मृत कोशिकाओं को निगलकर नष्ट कर देती हैं। मानव शरीर में न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC और माइक्रोफेज जो मोनोसाइट से विकसित होती है, सबसे प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट है, ग्रिड सारणी को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो लॉजिक है वो बहुत ही सीधा सा है। ये और इसको जोड़ दिया गया है, 25 5 30, 49 + 7 कितना होगा 56, तो 30 + 6 कितना हो जाएगा 36। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार असीमित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट को आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यदि किसी उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलटकर उसे मृत्युदंड दे दिया हो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। संसद के पास कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इस आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार को और अधिक विस्तारित करने की शक्ति है, इसलिए न्यायिक प्रकृति में इसका दायरा बहुत व्यापक होता है। नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ भागा, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस और गुणे का अर्थ माइनस है तो हमें इसका मान बताना है। तो 34 गुणे का अर्थ क्या है? गुणे का अर्थ है -12, प्लस का अर्थ है भागा 4, भागा का अर्थ है +6 और प्लस का अर्थ है भागा 2, माइनस का अर्थ है गुणा 3। तो देखिए 4 3 12, 34 में से 3 जाएगा तो 31 होगा, प्लस 6 में 2 से भाग देंगे 3 और 3 से 3 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो 31 + 9 कितना हो जाएगा 40। सॉरी, यहाँ पे 34 नहीं 36 है। 36 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 33, 33 9 हो जाएगा 42। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन समूह में नहीं आता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हाथी। बाघ, तेंदुआ और शेर ये तीनों बिल्ली परिवार के मांसाहारी जीव हैं और पैंथेरा जीनस से जुड़े हुए हैं। इसके विपरीत हाथी एक शाकाहारी जीव है जो प्रोबोसिडिया गण के अंतर्गत आता है। अपनी शारीरिक बनावट, खानपान और वर्गीकरण कार्य समूह से बिल्कुल अलग ही है। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम सत्र को संबोधित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले सत्र को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। इसे हम अभिभाषण कहते हैं, जो सरकार की नीतियों की नीति विवरण होता है सॉरी। नेक्स्ट है, मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, H2CO3 + HCO3-। यहाँ पे CO3 होगा, HCO3-। मानव रक्त का pH 7.4 के आसपास बनाए रखने के लिए कार्बनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन सबसे महत्वपूर्ण बफर है। बफर वह घोल है जो बाहरी एसिड या बेस मिलाने पर भी अपने pH में बदलाव का विरोध करता है। नेक्स्ट है, एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि उनमें कैम्बियम नहीं होता है। ग्राफ्टिंग के लिए पौधों में वैस्कुलर कैम्बियम होना जरूरी है ताकि ग्राफ्ट किए गए हिस्सों के उत्तक आपस में जुड़ सकें। एक बीजपत्री में कैम्बियम का अभाव होता है। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तलछट प्रक्रिया यानी सेडिमेंटेशन। प्राथमिक उपचारों में भौतिक विधियों जैसे कि फिल्ट्रेशन यानी छानना और सेडिमेंटेशन यानी अवसादन का उपयोग करके ठोस कचरे को अलग किया जाता है। द्वितीयक उपचार में बैक्टीरिया का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, पर्म, उफा और कुइबिशेव खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान क्यों हैं? ये पेट्रोलियम के खान है। ये रूस के वोल्गा यूराल तेल क्षेत्र के प्रमुख शहर है जो तेल और गैस निष्कर्षण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना भारत में निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस मंत्रालय ने आरंभ की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, खान मंत्रालय। खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देने और निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए खान मंत्रालय ने यह योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, मोनू शहर ए से शहर बी तक साइकिल से 18 किलोमीटर प्रति घंटे से गया और शहर बी से शहर ए तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो जैसा इसी वीडियो में मैंने औसत गति का फॉर्मूला बताया था, 2 × V1 V2 बटे में V1 + V2। तो यहाँ पे 2 × पहला दिया है 18, दूसरा दिया है 12 बटे में 18 + 12, तो ये हो गया
36 गुने 12 बटे में 18 12 30। तो ये हो जाएगा 12 छक 72, 3 दाम में 30, 3 चौके 12, 6 चौके 24 के 4, 4 3 12 2, 14 बटे में 144 बटे में 10 यानी कि 14.4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है, यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे। देखिए 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार है। 24 को क्या होगा, बुधवार होगा। और 23 को क्या होगा, मंगलवार होगा। मैं पीछे जा रहा हूँ तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और 22 को क्या होगा, सोमवार हो जाएगा। हमें सोमवार पूछा है तो सोमवार कब कब होंगे, 22 को होंगे। 22 में 7 घटाएंगे तो 15 को होगा। 15 में 7 घटाएंगे तो 8 को होगा। और 8 में 7 घटाएंगे तो 1 तारीख को होगा। यानी 1, 8, 15 और 22 को होगा। यानी अगला सोमवार कब होगा, तो 22 में जब 7 जोड़ेंगे तो 29 को अगला सोमवार हो जाएगा। तो देखिए यदि 22 को सोमवार है तो 22 माइनस 7 15, 15 माइनस 7 8, 8 माइनस 7 1, ये सब क्या होंगे, सोमवार वाले दिन हैं। तो 29 तारीख को भी सोमवार होगा। तो टोटल सोमवार कितने हो गए, 3 और 2 5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक लाइकेन से। लिटमस रोसेला नामक लाइकेन से निकाला जाता है। रोसेला, ये याद रखना है, रोसेला नामक लाइकेन से निकाला जाता है। नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे हमें जानकारी दी गई है और प्रश्न पूछा है कि निम्न में से हिंदी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ाने वाले शिक्षकों का युग्म कौन सा है। तो सबसे पहले हम 5 शिक्षकों को यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी सी डी और ई। अब देखिए ए क्या पढ़ाते हैं, तो ए और बी हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो दोनों हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं। बी भी हिंदी और इंग्लिश पढ़ाता है। उसके बाद देखिए सी और बी के बारे में बोल रहा है कि इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो सी इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाता है। और बी ऑलरेडी यहाँ पे है इंग्लिश, तो ज्योग्राफी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब देखिए डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। तो डी और ए गणित और हिंदी, तो ये मैथ और हिंदी पढ़ाता है। और ये ऑलरेडी हिंदी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने मैथ लिख दिया। उसके बाद है ई और बी इतिहास और पंजाबी पढ़ाते हैं। तो ई इतिहास और पंजाबी पढ़ाते हैं। इतिहास को हम आई से लिख देते हैं क्योंकि एच से हिंदी हमने लिखा है। इतिहास और पंजाबी पढ़ाते हैं। और बी भी इतिहास और पंजाबी पढ़ाता है, यानी कि यहाँ पे पंजाबी और इतिहास भी लिख देते हैं। ठीक है। अब पूछ रहा है प्रश्न में कि हिंदी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ने वाले शिक्षकों का युग्म कौन सा है। तो अब ध्यान दीजिए कि हिंदी यहाँ पे है और ज्योग्राफी यहाँ पे है। तो एक बी तो है जो दोनों ही पढ़ाता है, हिंदी और ज्योग्राफी, लेकिन बाकी में कहीं भी एच और जी नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो हिंदी और जियोग्राफी दोनों साथ में पढ़ाता है सिवाय बी के। अगर ऑप्शन में सिर्फ बी लिखा रहता तो हम टिक कर देते। ठीक है। आप देखिए बी और सी दिया है तो सी में यहाँ पे तो जियोग्राफी है, इंग्लिश है, लेकिन हिंदी है ही नहीं। उसी तरह ए को देखिए, यहाँ पे हिंदी है लेकिन जियोग्राफी नहीं है। उसी तरीके से आप सी और डी दिया है तो सी और डी में, सी में जियोग्राफी है लेकिन हिंदी नहीं है, और डी में हिंदी है लेकिन जियोग्राफी नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित है कि इन शिक्षकों में सबसे ज़्यादा विषय कौन पढ़ाता है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा विषय किसके पास है, बी के पास है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनिए। राज्यपाल और राज्य। श्री आरिफ मोहम्मद खान ये केरल के हैं राज्यपाल। ये उस समय के प्रश्न के हिसाब से मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। ला गणेशन ये मणिपुर से हैं। उसके बाद है श्री जगदीश मुखी ये नागालैंड। और कलराज मिश्र ये थे राजस्थान। तो आंसर क्या होगा, डी का 3 4 2 1, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाब की वही आयाम होती है जैसा कि आंसर हो जाएगा ऊर्जा प्रति इकाई आयतन की होती है। तो देखिए दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। ठीक है। तो बल का क्या होता है एम एल टी स्क्वायर, टी माइनस स्क्वायर, और क्षेत्रफल होता है एल स्क्वायर। तो ये हो गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। और ऊर्जा प्रति आयतन, ऊर्जा प्रति आयतन, इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बटे में आयतन का होता है एल क्यूब। तो ये हो गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये दोनों ही क्या है, समान है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए।
नेक्स्ट है निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार सरकार द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए यह महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया में उत्तर से दक्षिण पर्वतों का सही क्रम है? एशिया में बताना है उत्तर से यानी इधर से इधर आना है, उत्तर से दक्षिण। तो देखिए कोलिमा, उसके बाद है चर्स्की, याब्लो, नोवी और एस्टेनोय, यह सभी रूस के पूर्वी साइबेरियाई पर्वतमालाओं के हिस्से हैं, जो कोलिमा सबसे उत्तर में स्थित है और एस्टेनोय सबसे दक्षिण में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।